ओके, सो लास्ट टाइम हमने ये देखा था अपने इस कोर्स के अंदर कि जो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है उससे हमें ये पता लगता है कि जो लाइट की स्पीड है वो हर फ्रेम के लिए सेम है। और वो जो लाइट की स्पीड हमें मैक्सवेल इक्वेशन से मिलती है वो सिर्फ किसी हाइपोथेटिकल चीज़ जिसका नाम ईथर है, सिर्फ उसके लिए, यानी कि उसके रिलेटिव नहीं है वो स्पीड जो कि हमें मैक्सवेल इक्वेशन से मिलती है। अब ये बात कि एक पट कोई भी ऐसी एंटिटी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसकी स्पीड हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम हो, ये बात डायरेक्टली क्लैश करती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, राइट। उसके अलावा एक दूसरी बात ये है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो इटसेल्फ क्लैश करती हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से। सो ये देखने के लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे, और उस कैलकुलेशन से पहले मुझे आपको एक और कॉन्सेप्ट या फिर एक और सेट ऑफ इक्वेशन से मुतारिफ़ करवाना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। सो हम ये तो देख चुके हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सपोज़ करते हैं कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस, और एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस प्राइम, जो कि एस के रिलेटिव वी स्पीड से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो हम एक्स डायरेक्शन की भी यही डायरेक्शन रख लेते हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन इस तरफ है, और हम एज्यूम करते हैं कि वाई और जेड डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। अब सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट हुआ है यहाँ पे, राइट। तो अब अगर तो एस का ओरिजिन यहाँ पे है और एस प्राइम का ओरिजिन ओ प्राइम है जो कि एस के रिलेटिव मूव कर रहा है स्पीड वी से, तो इन दोनों रेफरेंस फ्रेम्स में इस इवेंट ई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम देख सकते हैं कि अगर एस के रिलेटिव इस इवेंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स हैं, तो आप ये देख सकते हो कि ये जो एक्स डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये जो एक्स है, ये ये दो डिस्टेंसेस से मिल के बनता है। और वो दो डिस्टेंसेस क्या हैं, एक तो है ये डिस्टेंस और एक है ये डिस्टेंस। अब ये जो पहले वाला डिस्टेंस है, यानी कि जो ये वाला डिस्टेंस है, ये कुछ भी नहीं है सिवाय v टाइम्स t के। अब v का मतलब क्या है, v है वेलोसिटी जो कि s प्राइम की है रिलेटिव टू s, और t क्या है, t वो टाइम है जो s को जो जो गुजर चुका है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो कब लिया था हमने। वेल t इज इक्वल टू ज़ीरो हमने तब लिया था क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि s और s प्राइम जो हैं, ये s और s प्राइम ये ओवरलैप कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और इनके ओरिजिन्स जो हैं ये कोइंसीड कर रहे थे किसी टाइम पे। जब इनके ओरिजिन्स कोइंसीड कर रहे थे तब हमने टाइम t इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो पहले वाला डिस्टेंस है इसको हम ले सकते हैं v टाइम्स t, और ये जो दूसरा डिस्टेंस है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये कुछ भी नहीं है सिवाय इवेंट e के x कोऑर्डिनेट के जो कि s प्राइम में है, राइट। सो इसका मतलब है कि ये जो है ये x प्राइम है, जिसका मतलब ये है कि x जो है ये इक्वल है वी टी प्लस एक्स प्राइम, और जिसका मतलब ये है कि x प्राइम जो है ये x माइनस वी टी है। तो ये इक्वेशन रिलेट करती है x कोऑर्डिनेट को जो कि इवेंट e का होगा s और s प्राइम रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर। और दूसरी बात यह कि चूँकि y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि इवेंट के जो कोऑर्डिनेट्स y और z डायरेक्शन में होंगे वो दोनों के दोनों इक्वल होंगे। और इसके अलावा हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जानते हैं कि टाइम जो है वो यूनिवर्सल है, वो तमाम इवेंट्स के तमाम रेफरेंस फ्रेम्स के लिए सेम होता है। सो इसका मतलब है कि ये जो चार इक्वेशंस हैं ये दरअसल रिलेट करती हैं स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स को किसी भी इवेंट के लिए दो रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर। तो इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। और ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ। अगर आपने ये चेक करना है कि कोई थ्योरी जो है वो क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो थ्योरी जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर इन्वेरिएंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उस थ्योरी की जो फंडामेंटल इक्वेशन है, क्या वो इक्वेशन अपनी फॉर्म बदल लेती है अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएं उस पर। यानी कि सपोज़ करें कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उस थ्योरी की जो फंडामेंटल इक्वेशन है उसकी एक फॉर्म है, और अब अगर हम उसको किसी और इनर्शियल फ्रेम में देखें यानी कि एस प्राइम में फॉर एग्जांपल, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उसकी वही फॉर्म होनी चाहिए जो कि उसकी पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थी। यानी कि तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में फ़िज़िकल लॉज जो हैं उनकी क्या कहते हैं उनकी फॉर्म बदल लेनी चाहिए। फ़िज़िकल लॉज जो हैं वो सेम होने चाहिए तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स के अंदर। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी ये बात सही है। लेकिन एक से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में ट्रांसफॉर्म कैसे करना है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। अब एक एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। एग्जांपल लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की।
सो न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसकी जो डेरिवेटिव फॉर्म है वो क्या है, वो ये है कि फोर्स जो है वो इक्वल है m टाइम्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं सिर्फ x डायरेक्शन की बात करूँ तो इसका मतलब है कि एफ एक्स इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वो जो दूसरा रेफरेंस फ्रेम है एस प्राइम, क्योंकि ये जो इक्वेशन है सपोज करो ये एस रेफरेंस फ्रेम में है, तो एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम में अगर ये इक्वेशन वाकई जो है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट है, जो कि हमें पता है कि है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं, तो इसकी जो फॉर्म दूसरे रेफरेंस फ्रेम में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, यानी कि सब चीज़ों पर मैंने प्राइम लगा दी है, यानी कि जो चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की जो वैल्यू एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम के लिए होगी। अब हमें पता है कि जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होती है रेफरेंस फ्रेम्स के न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, राइट। इसका मतलब है कि एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ, और हमें पता है कि जो मैथ है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सेम होता है तमाम रेफरेंस फ्रेम्स के लिए। इसका मतलब है कि एम प्राइम इज इक्वल टू एम। अब हमें चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ये जो डेरिवेटिव है ये, क्या ये इस डेरिवेटिव के इक्वल है। अगर है तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो कंसिस्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ के साथ, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये बात ठीक है या नहीं। सो ये चीज़ जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई एम सॉरी, अब मैंने ये यूज़ किया है कि टी प्राइम जो है वो टी के इक्वल है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, और एक्स प्राइम जो है वो एक्स माइनस वी टी के इक्वल है, जो कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है। ओके, सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट दिस थिंग। वो इसलिए क्योंकि ये जो वी टी है इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर मैं लूँ टाइम के रिस्पेक्ट तो वो ज़ीरो आता है। इसका मतलब है कि न्यूटन सेकंड लॉ है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में अपनी फॉर्म चेंज नहीं करता, राइट। इसका मतलब है कि एस प्राइम रेफरेंस फ्रेम में ये बिल्कुल न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो यही फॉर्म लेगा जो कि एस फ्रेम में उसने लिया था। अब एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट मैक्सवेल्स इक्वेशंस। सो क्या मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो इन्वेरिएंट हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर। वेल इसका आंसर ये है कि वो इन्वेरिएंट नहीं है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर। तो कोई एक सिंपल सी मैक्सवेल इक्वेशन लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम लेते हैं जो कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी ज़ीरो। ये बहुत सिंपल मैक्सवेल इक्वेशन है। तो अब अगर इसको अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि partial dbx with respect to x, partial dby with respect to y, plus partial dbz with respect to z should be ज़ीरो, राइट। तो क्या यही फॉर्म, और हम एज्यूम कर रहे हैं कि एस फ्रेम में ये इक्वेशन ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि क्या एस प्राइम फ्रेम में यही फॉर्म होगी इस इक्वेशन की। वेल सपोज करते हैं कि है, और फिर हम प्रूफ करेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन आती है इस अजम्पशन के साथ। तो अगर एस प्राइम फ्रेम में, सॉरी, तो क्या ये बात सही है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। वेल आई कैन टेल यू समथिंग कि मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में चेंज नहीं होते। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्यों। अब हालांकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड की एग्जांपल लेने की कोशिश की है, यही काम आप जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इक्वेशन है, यानी कि डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसकी कंपोनेंट्स चेंज नहीं होने चाहिए, और उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत सिंपली रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल फोर्स के साथ। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड है, लेकिन मैंने अभी बताया कि फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड के कंपोनेंट्स को भी चेंज नहीं होना चाहिए। और इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसके कंपोनेंट्स रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट से, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स को चेंज नहीं होना चाहिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। तो इसलिए
हम इन बार्स हटा सकते हैं बिकॉज प्राइम्स हटा सकते हैं बिकॉज बी प्राइम इज इक्वल टू बी, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि ये जो दूसरे दो डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि ये दोनों डेरिवेटिव्स जो हैं, ये तो बहुत आसान है कैलकुलेट करने। वो इसलिए क्योंकि y प्राइम इज़ इक्वल टू वाई और z प्राइम इज़ इक्वल टू z, राइट। इसका मतलब है कि मैं ये प्राइम्स भी हटा सकता हूँ। तो अब ये वाला जो पहले वाला डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव अगर तो ये इसके इक्वल ना आए तो फिर इसका मतलब है कि जो ये मैक्सवेल इक्वेशन है ये अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, राइट। और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये नहीं होना चाहिए अगर ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट है। तो हम सिर्फ ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो हम चेन रूल यूज़ करते हैं और हम अब याद करते हैं कि एक्स प्राइम जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो हमें पता है कि वो डिपेंडेंट है एक्स पे और वो डिपेंडेंट है टाइम पे, राइट। अब मुझे आगे ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि जो ये पहले वाला डेरिवेटिव है, यानी कि पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्राइम, ये वन है, राइट। बिकॉज आप बहुत सिंपली देख सकते हो गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कि ये डेरिवेटिव जो है ये वन है, राइट। अगर ये वाली टर्म आई, सिर्फ पहली वाली टर्म, तो इसका मतलब होगा कि ये जो ई है, ये जो है ये इसके इक्वल है और मैक्सवेल इक्वेशन फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट होगी। लेकिन हमें दिख रहा है बहुत आराम से कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये वाली टर्म भी यहाँ पे मौजूद है और हमें पता है कि एक्स प्राइम जो है वो डिपेंडेंट है टाइम पर भी। तो इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव है पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स प्राइम, ये ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का टाइम डेरिवेटिव है ये इंट्रोड्यूस हो जाता है इस इक्वेशन के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो अगर तो एस प्राइम में ये फॉर्म होनी चाहिए जो एस फ्रेम में है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का जो टाइम डेरिवेटिव है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है ये है कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं वो अपनी फॉर्म को सेम नहीं रखती हैं। तो अब हमने ये शो कर दिया है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके पास दो थेरीज़ हैं जो कि वेल इस्टेब्लिश थेरीज़ हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैक्सवेल इक्वेशंस। तो आपको इनमें से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक क्या कहना चाहिए डिसएग्रीमेंट है जिसको आइंस्टाइन ने और फिजिसिस्ट ने फेस किया था 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में। तो आइंस्टाइन ने ये किया कि उन्होंने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को मॉडिफाई करने का सोचा और ये कहा कि मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं ये सही हैं। और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को किस तरह से हमने वो मॉडिफाई करना है, ये अब एक काम है जो कि अब हमने करना है, राइट। और वो आइंस्टाइन ने ऑब्वियसली किया, लेकिन अब हम देखेंगे कि वो हमने काम कैसे करना है, यानी कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स को किस तरह से चेंज करना है। सो इसमें एक चीज़ जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी सही थी वो हम अब यहाँ पे बोरो करेंगे। वो ये चीज़ जो अभी जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, और वो ये थी कि जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि वो अपनी फॉर्म को रिटेन रखते हैं अगर वो इनर्शियल फ्रेम्स को चेंज करें, राइट। सो ये बात जो है ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहलाती है, राइट। सो हम इस लॉ को यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का चेंज करने की ज़रूरत है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो मॉडिफाइड फॉर्म है वो मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ कंसिस्टेंट हो जाए। सॉरी राइट। सो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ये है कि जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो सेम है तमाम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, और क्वेश्चन ये है कि ये वाली जो स्टेटमेंट आई है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी ठीक थी, राइट। तो अगर हम एक ऐसी चीज़ जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में भी ठीक है उसको ही बोरो कर रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फिक्स करने के लिए, तो ये आप फिक्स कैसे कर सकते हो? वेल, इसमें सडल पॉइंट है वो ये है कि हमने एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स यानी कि स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूलाज हैं वो डिराइव करने हैं। वो फार्मूलाज अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगे जो कि मैंने पहले डिराइव किया। तो अगर आप ऐसे फार्मूलाज चूज़ कर लो जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस के साथ कंसिस्टेंट हों, तो फिर आप ये लॉ को रिटेन रख सकते हो कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट
in transformation from one inertial frame to another. दूसरी बात ये है कि अगर लॉज ऑफ फिज़िक्स जो है वो इन्वेरिएंट हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस की एक प्रिडिक्शन है, और वो प्रिडिक्शन ये है कि जो लाइट है सी, उसकी स्पीड जो है वो 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट का स्क्वायर रूट है। ये प्रिडिक्शन है मैक्सवेल इक्वेशंस की। ये स्पीड जो है ये तमाम रेफरेंस फ्रेम्स के लिए सेम होनी चाहिए। तो पहला वाला जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है, ये उसकी इम्प्लीकेशन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स। राइट तो ये एक अलग प्रिंसिपल नहीं है, ये पहले वाले प्रिंसिपल की इम्प्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ एक है कि द लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इफ़ वी ट्रांसफॉर्म आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वन इनर्शियल फ्रेम टू अनदर, और उसकी इम्प्लीकेशन ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम है तमाम के तमाम इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए। ये कोई प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उससे ज़्यादा कोई चीज़ तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। ये कोई प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी नहीं है। राइट ये काफ़ी मिसकंसेप्शन मैंने देखी है लोगों के जहन में, इसलिए मैंने ये एड्रेस कर दिया है। राइट सो अब हम ये देखते हैं कि ये जो इम्प्लीकेशन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ द सेम, यानी कि ये वाली इम्प्लीकेशन, इसके आगे क्या इम्प्लीकेशंस हैं। और हम देखेंगे कि दो बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हैं इस पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए इम्प्लीकेशन की, जो कि प्रिंसिपल रिलेटिविटी की है, जिनको हम टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सो ये इम्प्लीकेशंस जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय।